मित्रों का नमस्कार। चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको भूगोल का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। ये कक्षा 9वीं का है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखकर काट देते हो, स्किप कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपके लिए ही ये बनाया जा रहा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसमें घाटा आपका ही होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब इसमें आज हम बात करेंगे दूसरे पाठ की। तो दूसरे पाठ में सबसे पहले प्लेट विवर्तनक का सिद्धांत, एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। तो मतलब हिमालय एक नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। तो प्लेट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो प्लेट के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं कि प्लेट विवर्तनक सिद्धांत किस तरह से है। तो ये आपका देखो क्या होता है। प्लेट विवर्तनक सिद्धांत को देख, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये दोनों प्लेटें जब आपस में जाके टकराती हैं तो ये और ये प्लेट आपस में टकराएगी, तो एक प्लेट के ऊपर जब दूसरी प्लेट आएगी तो इससे क्या होता है, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कोई प्लेट ये है, मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये दोनों प्लेटें ये इस तरफ आ रही है और ये इस तरफ आ रही है। दोनों प्लेटें आकर टकराएंगी। जब प्लेटें आकर टकराएंगी तो क्या होगा, जब ये प्लेटें आपस में ऐसे आ जाएंगी तो ये ऐसे टकराएंगी। अब टकराने के बाद इनमें कुछ हलचल पैदा होगी। अगर ये मान लो इस तरह से ऊपर हो जाती हैं तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। और अगर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं आमने सामने इस तरह से और इनमें से कुछ भाग टूटता है तो उसी को अपन भूकंप कहते हैं। तो यह है प्लेट विवर्तनक का सिद्धांत। ठीक है। अब नंबर 2, हिमालय को नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। तो बलित पर्वत क्या है? नवीन बलित पर्वत जिसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है, जिसकी लंबाई आज भी बढ़ रही है, उसे कहा जाता है नवीन बलित पर्वत। ठीक है। अब इसके हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार के अनुसार हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, का है हिमाद्री, खा हिमालय और गा शिवालिक। ठीक है। पूर्वी पटकाई नागा में जो मणिपुर और पहाड़ियों से मिलकर बनता है। तो अब थोड़ा हिमालय की स्थिति देख लेते हैं। हिमालय की स्थिति क्या है? तो देखो ये है अपना हिमालय, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो ये है, तो इसकी ये लंबाई है जो ये 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर। और जो ये चौड़ाई है यहाँ पर है ये 400 किलोमीटर और यहाँ पर है ये 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर है और यहाँ पर है 100 किलोमीटर। ठीक है। तो ये है आपका हिमालय। अब हिमालय में देखो, आप लोग देख सकते हैं जो हिमालय का भाग है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखो। ये है काराकोरम दर्रा, ये है जास्कर दर्रा, ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये हिमालय। ठीक है। तो ये यहाँ जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इस तरफ वैसे वैसे कम होता जा रहा है और जैसे जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ आप जाएंगे, ये है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, तो ये बड़ा होता जाता है। ठीक है। तो ये हिमालय है। तो यहाँ है ये 400 किलोमीटर लंबा और यहाँ है मात्र 100 किलोमीटर लंबा। यहाँ 100 और यहाँ 400 और ये लंबाई है 2400 किलोमीटर। ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है जिसकी लंबाई 2695 मीटर है, जबकि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी लंबाई है 1501 किलोमीटर। तो अब थोड़ा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये है आपका पूर्वी घाट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी, जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे क्या बोलते हैं? अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। और ये है पूर्वी घाट। अब ये है पूर्वी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। कौन सी? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, जिसकी लंबाई है 1502 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। प्रायद्वीपीय पठार वह क्षेत्र जहाँ काली मृदा पाई जाती है वह दक्कन ट्रैप कहलाता है। तो सबसे पहले आप प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? तो जैसे आप मानचित्र देख रहे होंगे, इस मानचित्र में तो ये वाला हिस्सा है इतना, ये प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भाग। जो भाग तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं कि जो भाग जल से तीन ओर से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भारत का ये हिस्सा है, ये हिस्सा आपने देखा होगा। तो यहाँ पर तो आ जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी, यहाँ आ जाता है हिंद महासागर, और ये आ जाता है अरब सागर। तो ये हिस्सा कितने? 1 2 3, ये तीन तरफ से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। उससे जो ऊपर का हिस्सा है वो जल से तीन तरफ से घिरा नहीं है, इसलिए उसे प्रायद्वीपीय भारत नहीं बोलते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तो और प्रायद्वीपीय पठार में वह क्षेत्र जहाँ काली मृदा, तो आपने देखा होगा कि काली मृदा आपके गुजरात से लगा के अन्य राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार। तो ये हिस्सा है आपका प्रायद्वीपीय भारत। अब आप इस नक्शे में देख सकते हैं, तो ये हिस्सा है आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत। ये नीचे वाला, ये देखो तीन तरफ से, यहाँ अरब सागर है, यहाँ पर है हिंद महासागर, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। तो ये तीन तरह से घिरा, जो भाग तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और जल का जो भाग, मान लो जल का कोई भाग है, वो तीन तरफ से अगर भूमि से घिरा हो तो उसे आप कहते हैं खाड़ी। ठीक है, जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये देखो तीन तरफ से, ये इस तरफ जमीन है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये तीन तरफ से जल घिरा है, तो इसे खाड़ी कहते हैं। तो ये होता है द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी के बारे में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। लक्षद्वीप का नाम 1973 में पड़ा। इससे पहले इनको लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमन द्वीप कहा जाता था। तो इसका नाम था लक्षद्वीप का 1973 में पड़ा था लक्षद्वीप। इससे पहले उसका नाम था मिनिकॉय, लक्षद्वीप या एमन द्वीप था। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो दोआब किसे कहते हैं? जब एक नदी इस तरफ से और एक नदी इस तरफ से आती है, तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है इसे दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की भूमि। यानी एक नदी ये आ रही है आपकी, एक ये आ रही है, और ये जो बीच का क्षेत्र होगा वो दोआब कहलाएगा। इसके अलावा चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। तो थोड़ा मैं भारत के मैप में बता देता हूँ आपको। चिल्का झील आपकी देखो, ये हिस्सा दिख रहा है, ये उड़ीसा है, यहाँ पर है चिल्का झील। तो इस हिस्से में आपकी चिल्का झील पड़ेगी। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में।
जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। नदी अब है, नदी के सागर में मिलने के पहले उसका हल्का सा अवरोध हो जाता है, प्रवाह। मतलब जैसे जैसे नदी समुद्र की तरफ जाती है तो वो हल्के हल्के तरीके से धीमी धीमी हो जाती है, और उसके तो जो अपना वो मलबा लेकर आती है, यहाँ से पानी बहता है तो उसमें मलबा आता है, आपने देखा होगा बरसात में, तो वो उसको एक जगह इकट्ठा कर देती है, तो नीचे पड़ा होने लगता है, उसी तरह चढ़कर उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। तो जब नदी में बहते हुए यहाँ से कुछ आया और वो यहाँ छूट गया, तो इसी नीचे पड़ को क्या कहते हैं, डेल्टा। हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे हैं काराकोरम, रोहतांग, बुजिल, जोजिला, पीर पंजाल और सिपकला। इतने दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये आपका आज लगभग ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पाठ आज आपका लगभग कंप्लीट हो गया है हिमालय। इसके अलावा आपको अगर भारत के भाग देखने हो तो भारत के भाग इस तरह से हैं। ये बोला जाता है हिमालय पर्वत नंबर 1 पर, हिमालय का भाग। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका, ये बोला जाता है उत्तर का मैदान। ये पूरा का पूरा जिस पे रंग भरा हुआ है, ये पूरा उत्तर का मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। ये है भारत का मरुस्थल राजस्थान में, और थोड़ा सा गुजरात में ये आता है भारत का मरुस्थल। फिर ये आ जाता है आपका प्रायद्वीपीय भाग, तो इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से आपको है। अब आपसे अगर जैसे ये हिमालय है, यहाँ छिका हुआ है, तो आपसे वर्षा की बात करें तो यहीं पर है मासिन राम, यहाँ वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, देख लेते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो नदियों में सबसे पहले ये है यहाँ सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, यहाँ से ये गंगा नदी है, गंगा, यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल। तो ये नदी हैं, ये सारी उत्तर के मैदान में हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में ये सबसे बड़ी नदी है, एक गोदावरी। ठीक है, उसके बाद आती है कृष्णा, फिर आखिरी में कावेरी। तो ये भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो इस तरह से आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।